हाँ, तो सारे बच्चे क्लास 6 वाले सारे बच्चे आ चुके हैं अपनी क्लास में, अपनी स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं सारे बच्चे। बहुत अच्छी बात। तो देखिए जितने बच्चे क्लास 6 के हैं हमारे जो आज आए हैं पढ़ने के लिए, वैसे तो आज बारिश हो रही है पर फिर भी काफ़ी बच्चे आ चुके हैं आज क्लास के अंदर में, और लाइट भी आ चुकी है। तो देखिए हमारे जो क्लास 6 के बच्चे हैं तो सारे बच्चे जो हैं आज देखिए हमारी विज्ञान भारती हमारा विषय है विज्ञान भारती फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए आज विज्ञान भारती फर्स्ट में आज हमारे पास इकाई है फर्स्ट, वो इकाई है हमारी कौन सी? दूसरी। इकाई है कौन सी? दूसरी, जिसका नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो सभी बच्चे अपने अपने चैप्टर 2 खोल लीजिए, इकाई 2 सबने खोल लिया, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, ठीक। तो देखिए आज हम इस चैप्टर को सारी चीज़ को पढ़ेंगे, बाकी घर जाकर के सारे बच्चे पढ़ेंगे जा करके, और मैं यहाँ पर अच्छी तरह से तुम्हें सारी चीज़ को समझा देता हूँ। जहाँ ज़रूरी होगी फिर पूरा जैसे हमारा अध्याय ख़त्म हो जाएगा तो इसके जो प्रश्न और उत्तर होते हैं सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे रफ में, और घर जाकर उसे फेयर में उतार लेंगे, ठीक। फिर मैं उसे अगले दिन उसे चेक करूँगा, ठीक। तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए आज हम पाठ हमारा स्टार्ट हो चुका है, और हमारा जो अध्याय है हमारा जो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं, जैसे हमारा अध्याय था इकाई थी हमारी दूसरी, जिसका नाम था पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जितने बच्चे हैं, जो सारे बच्चे प्राइमरी से अब जूनियर में आ चुके हैं बच्चे क्लास 6 में, तो उसी हिसाब से तुम्हें जो सिलेबस दिया गया है हमारा SCRT यानी बेसिक शिक्षा परिषद का जो विज्ञान भारती किताब है, तो उसी के अकॉर्डिंग जितना उसमें लिखा गया है हम केवल उतना ही समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहते हैं कि आखिर में ये जो पदार्थ है, पदार्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले पदार्थ है क्या चीज़, ये शब्द लिखा है, पहले पदार्थ वाली चीज़ को हम समझ लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए सारे बच्चे उधर डिजिटल बोर्ड की तरफ देखते हैं, सारे बच्चे उधर आके बैठ जाओ, सब उधर आके, यहाँ से उधर बैठो, उधर बैठो, वहाँ पर डिजिटल बोर्ड के सामने बैठो, उधर बैठ, वहाँ काफ़ी जगह पड़ी है, वहाँ बैठो सारे बच्चे, इधर उधर छुपते रहते हैं। तो सारे बच्चे अब अच्छी तरह से डिजिटल बोर्ड को केवल देखिए, सारी चीज़ क्या देखोगे? डिजिटल बोर्ड, ठीक है। तो सारे बच्चे डिजिटल बोर्ड की तरफ फोकस कीजिए। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर एक बात समझनी कि पदार्थ क्या है, ठीक। विज्ञान है, इसे अच्छी तरह से समझोगे तो सब समझ में आएगी, और इसे अगर ध्यान लगा के नहीं समझोगे तो तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए जहाँ तक संभव है तहाँ तक सारे बच्चे जो अपने सारे काम को बंद करके केवल डिजिटल बोर्ड की तरफ देखिए, और यहाँ पर जो चीज़ बता रहा हूँ उसे बड़ी ध्यान से सुनिए, और फिर यहाँ से जाने के बाद घर जा करके अच्छी तरह से इसको पढ़िए, ठीक है, और याद कीजिए अपनी किताब को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पदार्थ के बारे में। पदार्थ, तो पदार्थ में देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं अपने संसार की बात करता हूँ तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम अपने ही संसार की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर देखिए मुझे पेड़ भी दिख रहे हैं, मुझे कुछ जीव जंतु भी दिख रहे हैं, और भी मुझे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं जो हमारा ये संसार है, तो इस संसार में जो वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अच्छी तरह से, देखिए यहाँ पर कि एक सेकंड, देखिए संसार में जो वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ। पदार्थ कहते हैं जिस सामग्री की बनी है। तो सामग्री का मतलब है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक मेज, आपको मेज दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? मेज। मेज किसकी बनी है? लकड़ी की। तो लकड़ी की बनी हुई, तो लकड़ी क्या है मेरे पास? एक पदार्थ। उसके अलावा आप देखिए खुरपी, उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक भोजन की थाली बनी हुई है, तो भोजन की थाली में हम देखते हैं वहाँ पर भोजन की थाली में रोटी है, तो रोटी भी किसकी बनी है? एक पदार्थ की बनी हुई है। रोटी भी किसकी बनी हुई है? एक पदार्थ की बनी हुई है। दाल, चना, चावल, सारी चीज़ किसकी बनी है? पदार्थ की। उसके अलावा देखिए पानी देखते हैं, तो पानी भी क्या है? एक पदार्थ है। पानी भी किसका बना है? पदार्थ का। वो सारी चीज़ें जो है पदार्थ की बनी है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको एक धुआं दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको धुआं सी टाइप का, गैस दिख रही है, गैस, ये गैसियस अवस्था है, ठीक है। तो ये भी किसकी बनी हुई है? पदार्थ की बनी हुई है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि संसार में कोई भी आदमी की बात करें, इंसान की बात करें, तो इंसान भी किसका बना है? पदार्थ का।
ये डिजिटल बोर्ड भी किसका बना है? पदार्थ का। और ये मेरे हाथ में पेन लिख रहा है, पेन दिखाई दे रहा है मुझे, जो डिजिटल बोर्ड पर चलाने वाला पेन है, ये पेन भी किसका बना है? पदार्थ का। तो ये कौन सा पदार्थ है? ये प्लास्टिक है, इसे प्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। लोहे से बनी है उसे लोहा पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इंसान का शरीर हाड़ मास से बना, तो हाड़ मास मेरा पदार्थ हो गया, ठीक, समझ में आएगी नहीं। और ईंट किसकी बनी है? मिट्टी की, तो मिट्टी क्या है? पदार्थ है। तो सारी चीज, गेहूं की बात करो तो गेहूं क्या है? एक पदार्थ, वो पदार्थ ऐसा है, इसे खा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे किसके बने हैं? पदार्थ के। सारी चीज पदार्थ की बनी हुई है, ठीक। तो देखो यही बात मैंने इसमें यहाँ पर लिख दी है, समझा दी है कि संसार में जो वस्तु जिस सामग्री की बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक। अब अगली बात, अगर देखिए पदार्थ की हम बात करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बच्चों कि उसमें कुछ न कुछ भार होता है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उसके अंदर क्या बने? कुछ न कुछ भार भी हो सकता है, उसका कुछ न कुछ क्या हो सकता है? उसका कुछ न कुछ आयतन भी हो सकता है, ठीक। और वह क्या करता है? स्थान घेरता है। स्थान घेरने का मतलब, अगर मान लीजिए मेरे पास मेज है, किसी पदार्थ की बनी है, ये मान लीजिए अपना कमरा देखा तुमने, कमरे के अंदर देखिए कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी अपनी जगह घेरे हुई है, ब्लैक बोर्ड अपनी जगह घेरे हुए है, मेरा लैपटॉप है ये भी जगह घेरे हुए है, डिजिटल बोर्ड जगह घेरे हुए, हेलमेट रखा है मेरा, हेलमेट क्या है? जगह घेरे हुए। मैं बैग ले गया, बैग भी मेरे पास जगह गिरा है। ऊपर पंखे लगे हुए, पंखे भी क्या ले रहे हैं? जगह। वो सब अपनी जगह ही तो गिर रहे हैं अपनी। जहाँ पर इंसान, यहाँ पर तुम सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, करीब क्या बच्चे बैठे हुए? वहाँ पर 15 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 12 बच्चे बैठे हुए हैं। चलो आज बरसात का टाइम है, 12 बच्चे कम आए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए इतने बच्चे बैठे हुए, तो उन्होंने इतनी जगह को क्या कर लिया? घेर लिया। तो कोई भी चीज, मान लीजिए मेरे पास माउस है, तो माउस देखो इतनी जगह घेरे हुए है, किसका बना हुआ है? पदार्थ का। तो ये कौन सा पदार्थ है? प्लास्टिक। बस समझ में आई? तो क्या चीज है मेरे पास? प्लास्टिक है। ये माउस क्या? प्लास्टिक का। तो माउस ने देखो इतनी जगह घेर ली, जगह घेरी कि नहीं? तो ये सारी चीज इसके अंदर हमने रख दी। सारी चीज कुछ ना कुछ क्या करती है? जगह घेरती है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई भी पेड़ है, पेड़ कहीं पे लगा तो पेड़ जगह घेरेगा कि नहीं? जगह घेरेगा। उसे काट पीट के कमरे में रख दोगे, कहीं कमरे में जगह लेगा कि नहीं? बिना कमरे में जगह तो होगी नहीं। तो हर चीज क्या होती है? जगह होती है। अर्थात ये देखिए, अर्थात ये वस्तुएं सजीव और निर्जीव भी हो सकती है। पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ क्या है? सजीव भी हो सकता है मेरा, निर्जीव। सजीव कौन सा है? जैसे इंसान, कीड़े मकोड़े सब क्या है? सजीव है। पेड़ पौधे क्या है? सजीव। तो ये सजीव पदार्थ हो गया। और निर्जीव पदार्थ कौन से होते हैं? जिसके अंदर जान नहीं होती है, जैसे मिट्टी है, पानी है, जैसे मिट्टी है, पानी है, पंखा है, ये सब निर्जीव पदार्थ है। ब्लैक बोर्ड क्या है? मेरा निर्जीव पदार्थ है। ये लैपटॉप है मेरा, क्या है? निर्जीव पदार्थ है। ये माउस है, क्या है? निर्जीव पदार्थ। निर्जीव उसे कहते हैं जिसके अंदर जान नहीं हो। नि का मतलब नहीं, ठीक। निर्जीव, नि का मतलब नहीं और जीव का मतलब जीव। ऐसा जीव जो बिल्कुल जिसके अंदर जान है। सजीव, सका मतलब होता है ऐसा जीव जिसके अंदर जान है। तो अब बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है मेरे पास? पदार्थ। प्लास्टिक से देखिए हम लैपटॉप बना सकते हैं, प्लास्टिक से हम गाड़ियों में लगा सकते हैं, प्लास्टिक से मेरे दरवाजे बना सकता हूँ, प्लास्टिक से हम जूते बना सकते हैं, प्लास्टिक से अपने कपड़े भी पहन सकते हैं। प्लास्टिक को बहुत सारी जगह यूज करते हैं। सारी चीज़ क्या है प्यारे बच्चों? ये पदार्थ है, ठीक है। स्टील, स्टील क्या है? ये भी मेरे पास क्या है? एक पदार्थ है। चमड़ा, ये क्या है मेरे पास? पदार्थ है। लकड़ी, ये सब क्या है मेरे पास? पदार्थ। तो यहाँ पर देखिए एक बात हम ये समझते हैं कि जितनी भी संसार के अंदर कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ किसकी बनी हुई है? पदार्थ की बनी है। सारी बच्चों को समझ में आ गई? फिर भी घर जाके इसे पढ़ना, अगर मोबाइल हो तो मेरे जाकर के वीडियो आप देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे समझिए। अब हम आगे बात करते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो देखिए पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तो सारे बच्चे यहाँ पर देखिए पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर कह सकते हैं जो पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। अब यहाँ से चले जाओ, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक, आदमी, ठीक, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, मछलियाँ, ये सब क्या हैं? जीव हैं। और जीव के अंदर क्या है? जान होती है। जिसके अंदर जान होगी उसे हम क्या कहेंगे? सजीव। और जो चीज़ के अंदर जान होती है
वो किसने बनाई है? प्रकृति ने, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक। इसी प्रकार से पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो छोटा पेड़ हो चाहे बड़ा पेड़ हो, सब पेड़ के अंदर क्या होती है? जान। अगर हम उस पेड़ को काट देंगे, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे तो क्या होगा? वो पेड़ मर जाएगा। अगर जमीन के अंदर लगा हुआ तो क्या है? वो पेड़ वो जिंदा है। जब जिंदा है तभी तो उसके ऊपर हरी हरी पत्तियां आ रही हैं, समझ में आएगी। और फिर क्या है? धीमे धीमे छोटा पेड़ है, फिर छोटे छोटे पेड़ से क्या बड़ा होता है, फिर वो पेड़ क्या देता है? हमें फल देता है। तो सारे पेड़ को देख लीजिए, जो पेड़ जमीन के अंदर लगे हुए हरे भरे हैं, तो वो सारे पेड़ क्या है? उसके अंदर क्या है? जान है। और जिसके अंदर जान होती है तो बच्चों हम उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जान है उसे हम क्या कहेंगे? सजीव। जब इंसान मर जाता है तो वो क्या हो जाता है? फिर निर्जीव। निर्जीव का मतलब क्या? उसके अंदर जान नहीं है। अब वो क्या होगा? जो चीज निर्जीव है वो क्या है? सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। पेड़ को अगर मैं उखाड़ देंगे, अपने स्कूल में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, अगर हम इस पेड़ को उखाड़ देंगे तो पेड़ क्या होगा? तो पेड़ क्या होगा? पेड़ मर जाएगा। तो मेड़ मर जाएगा, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, सूख करके क्या होगा? सड़ जाएगा। तो हम उस चीज की बात करें जो चीज मुझे प्रकृति के अंदर मिली, जिसके अंदर जान है और प्रकृति के द्वारा हमें मिली, तो हम उसे ज्यादातर क्या कहते हैं? चीज को प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है, उसके अलावा प्राकृतिक पदार्थ में जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, बहुत सारी चीजें ऐसे जो हमें प्राकृतिक तरीके से मिलती है, वो सब क्या है? प्राकृतिक चीजें कहलाती हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए हम बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो पदार्थ प्रकृति में नहीं पाए जाते तथा उन्हें मानव के द्वारा बनाए जाते, उन्हें हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित पदार्थ। अब ऐसे पदार्थ जैसे बात करते हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक की बात करते हैं। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक एक ऐसा है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है? मानव ने द्वारा बनाया गया है प्लास्टिक। ठीक है, कांच भी ये मानव के द्वारा बनाया गया है, और नाइलॉन ये भी मानव के द्वारा बनाया गया है, स्टील भी मानव के द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा साबुन से हम नहाते हैं, तो ये सारी चीजें जो साबुन इतनी सारी चीजें सब किसके द्वारा बनाई गई हैं? मानव के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्लास्टिक के बहुत सारे आपने खिलौने देखे होंगे, ये सारे खिलौने क्या हैं? मानव के द्वारा बनाए गए। तो जो मानव के द्वारा बनाए गए होते हैं उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मानव निर्मित। ठीक, मानव के द्वारा बनाए गए उन्हें कहते हैं मानव निर्मित। ठीक है, या हम उन्हें कहते हैं कृत्रिम कहते हैं, या हम उसे कहते हैं संश्लेषित पदार्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर है, स्पंज है, ये सारी चीजें ऐसी जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? मानव के द्वारा इन्होंने उन्हें मॉडिफाइड करके बना दिया है। बट जीव जंतु की बात करते हैं, ये हमें प्रकृति में आसानी से मिल जाते हैं, पेड़ पौधे भी आसानी से मिल जाते हैं। ठीक, भेड़ बकरी ये सब प्लांट्स क्या हैं? ये सब क्या चीज़? प्रकृति की देन है। इसी प्रकार से प्रकृति की देन में देखो एक और चीज़ आ जाती है, वो क्या चीज़ आ जाती है? मेरे पास पानी। पानी भी मुझे प्रकृति की देन है, प्रकृति तो हमें पानी को दे रही है। ठीक, पानी इंसान ने नहीं बनाया, वो प्रकृति के द्वारा बन के आ रहा है अपने आप ऑटोमेटिक नेचर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे, पानी भी क्या है? मेरे पास एक पदार्थ है। तो इसमें हम कह सकते हैं पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं, जैसे इसके अंदर में पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, नदियाँ होती है पानी वानी, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा एक पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मानव निर्मित, जैसे मानव ने बनाया है। तो प्लास्टिक वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है? मानव के द्वारा बनाई गई। अब हम थोड़ी एक चीज़ को और आगे थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये आपके सामने एक लोहे का पेच दिख रहा है, या लोहे की छोटी सी कील है। ये लोहे की क्या है? छोटी कील। तो इस छोटी कील को देखिए, ये किसकी बनी हुई है? लोहे की बनी है। तो इसमें केवल लोहा लगा है, इसलिए ये लोहा क्या हो गया मेरा? लोहा क्या है? पदार्थ है। तो ये लोहे की बनी है, तो लोहा क्या है? यहाँ पर लोहा क्या है? तो इसमें यहाँ पर देखिए लोहा क्या है? मेरे पास एक पदार्थ है। ठीक है, उसके अलावा देखिए एक मेरे पास एक ट्यूब रखी हुई है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब रखी है, ये भी किसकी बनी हुई है? तो प्लास्टिक ये क्या है? पदार्थ है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखिए एक मेज बनी हुई है, तो मेज किसकी बनी हुई है? तो लकड़ी क्या है? पदार्थ है। ये सारी चीज क्या है? पदार्थ। उसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए हैरो रखा हुआ है, ये हैरो किसका बना हुआ है? तो हैरो क्या? लोहे पदार्थ का बना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए पानी चला है, पानी दिख रहा है आपको?
तो पानी भी क्या है मेरे पास, एक पदार्थ है। पानी भी क्या है, पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी सभी वस्तुएं क्या हैं वो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बनी है। अब पानी देखिए, पानी क्या है, इसमें एक ही प्रकार का पदार्थ है। लोहा क्या है, इसमें सारी चीज लोहे की है, तो इसमें क्या है, सब लोहे का बना है। तो एक ही प्रकार, एक ही तो पदार्थ है केवल लोहा। यहाँ पर एक ही पदार्थ है प्लास्टिक, यहाँ पर लकड़ी, एक ही, यहाँ पर एक ही चीज से मिला करके उन्होंने पदार्थ को बना दिया। ठीक है, तो हम कील को किसी प्रकार से हम तोड़ते जाएंगे या कुछ भी करते जाएंगे, तोड़ तो मेरे पास लोहा है, वो लोहा ही रहेगा, क्योंकि मैंने लोहे को क्या किया है, उसके अंदर कील बना दी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लोहा और प्लास्टिक, मेज, ये सब क्या है, पानी, सब क्या है, एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर के बनी है सारी चीजें। अब देखिए हम अभी बात करते हैं आगे पदार्थ के वर्गीकरण की। अब हम बात करें पदार्थ के वर्गीकरण, तो हमें देखो पदार्थ का वर्गीकरण करना है, आखिर में इस वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या आधार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसके आधार के बारे में समझेंगे। देखिए हम चारों तरफ बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, प्रत्येक वस्तु अपने गुणों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होती है। ठीक है, उसकी बनावट, आकार, रंग आदि भिन्न भिन्न होते हैं। वस्तुओं को उनके विशेष उपयोग आदि के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी बात समझिए, मान लीजिए कि आपने इंसान देखा, इंसान वो होता है, उसके नाक होगी, हाथ होंगे, पैर होंगे, बाल होंगे और वो अच्छी तरह से चल रहा होगा, तो उसे हम देखते क्या कहेंगे, इंसान है। बकरी है तो बकरी के सींग होते छोटे, मैमयाती है, छोटी है, उसकी शक्ल को देखते आप अपने आप क्या कह देंगे, ये बकरी है। भैंस है, भैंस का रंग काला भी होता है, भैंस का रंग और भी कलर का होता है, लेकिन आप दूर से आपको दिखा दें तो आप अपने आप पहचान करके बता दोगे ये क्या है, भैंस है। तो गाय को आप देखोगे जैसे ही, तैसे आप बता सकते हो गाय को। पक्षी को देखोगे तैसे आप अपने आप बता सकते हैं ये पक्षी है, क्योंकि उसके पास पंख हैं, सारी चीज। तो अब क्या करेंगे आप, जो चीज उड़ने वाली चीज है, ठीक, जो चीज उड़ने वाली है जिसके अंदर पंख होते हैं, तो आप अपने आप कह देते कि भाई ये क्या है, पक्षी है। और भैंस है, भैंस को देखते ही आप क्या कह देंगे, ये भैंस है। तो सारी चीज की क्या है, बनावट अलग अलग होती है। मछली को आप देखेंगे तो अपने आप कह देंगे ये मछली है, वो पानी में रहती है। उसके सारी चीज़ को, बनावट को देखते ही तो उसके शरीर की जो बनावट होती है, उसके शरीर के बनावट के आधार पर हम उसे पहचान सकते हैं कि यह मछली है, यह भैंस है, ये बकरी है, ये इंसान है। ठीक, इंसानों में भी अगर पहचान करें तो ये लड़की है, ये लड़का है, तो हम उस चीज़ की पहचान कर सकते हैं। तो किसी चीज़ की पहचान हम कैसे करेंगे, उसके लक्षण पर कर सकते हैं, उसके शरीर की बनावट पर कर सकते हैं, वो किस चीज़ की बनी है। उसके अलावा बहुत सारे निर्जीव चीज़ की वस्तुएं हैं, हम उनकी भी पहचान कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक गोला है, अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक गोला है। ठीक, इस गोले को आप गौर से देखिए, इसमें देखिए एक तो काली बॉल रखी है, एक हरी बॉल है और एक बॉल और है, वो है फुटबॉल जैसी बॉल। 3 प्रकार की बॉलें रखी हैं। अब 3 प्रकार की बॉलों को अगर आपसे कोई कहेगा कि इन बॉलों को आप अलग अलग करो, तो आप कैसे अलग कर सकते हैं। हरी वाली बॉल है, उसे आप अलग रख देंगे, ठीक, और काली बॉल है, काली बॉल को आप अलग रख देंगे, और इस वाली बॉल है, इसे आप अलग रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो बॉल है उन बॉल को कैसे अलग किया, मैंने रंग के आधार पर अलग कर दिया। भाई काली है, काली को मैंने कैसे किया, मैंने रंग ही तो देखा उसका, तभी तो मैं अलग कर सकता हूँ। अगर उनके रंग नहीं होते और सारी बॉल एक ही प्रकार की होती तो मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता था, और मैं केवल ये कह देता ये तो सभी एक ही प्रकार की बॉल है, इसे मैं कैसे अलग कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या देखा, इनको अलग करने का सबसे पहले मैंने एक आधार देखा, मैं कैसे अलग कर सकता हूँ। तो मैं इन्हें कैसे अलग कर सकता हूँ, मैं इन्हें रंग के आधार पर अलग कर सकता हूँ, इनकी बनावट के आधार पर अलग कर सकता हूँ। दूसरी चित्र को आप गौर से देखिए, दूसरा चित्र में आप एक गोला बना हुआ, उसके अंदर देखिए विभिन्न प्रकार के सेब रखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए सेब हरे भी रखे हुए हैं, यहाँ पर सेब कैसे रखे हुए हैं, हरे सेब रखे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीले भी हैं, उसके अलावा यहाँ पर लाल भी हैं, उसके अलावा यहाँ पर गोल्डन भी हैं, सुनहरे भी हैं, गोल्डन। तो 4 प्रकार के सेब को देखिए। तो मैं यहाँ पर सेब देखता हूँ तो गोल्डन सेब हैं, उन्हें मैं अलग रख दूंगा। मैंने उसके रंग को देख लिया, मैं रंग से आसान पहचान कर लूँगा कि ये गोल्डन है, मैं उसे अलग कर लूँगा। हरे वाले को मैं अलग रख दूँगा,
लाल वाले को मैं अलग रख दूंगा, ठीक, नीले वाले को मैं अलग रख दूंगा, सारे के सारे सेबों को मैं अलग रख दूंगा। समझ में आएगी ना मेरी बात? सारे के सारे सेबों को अलग रख दूंगा। तो मैं सेबों को अलग कैसे रख सकता हूं? उसके कलर के आधार पर। तो अगर हम कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ को मैं कैसे अलग कर सकता हूं? उसके गुण के आधार पर। यहां पर लाल वाला सेब है, उसका गुण यह है कि वो लाल है। नीला वाला सेब है, उसका गुण क्या है? नीला है। ठीक, इसी प्रकार से मैं पदार्थ को अलग अलग कर सकता हूं। पदार्थ को अलग करने के लिए मान लीजिए कोई लोहे की आपके पास में कुछ बर्तन पड़े हुए, कुछ वहां पर पीतल के बर्तन पड़े हुए, कुछ स्टील के बर्तन पड़े हुए, ठीक है, और कुछ बर्तन वहां पर किसके पड़े हुए हैं? तांबे के, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं एल्युमिनियम के। तो आपसे ये कहेगा इन सारे बर्तनों को आप अलग अलग कर दो। तो आप अलग कैसे कर दोगे? लोहे पदार्थ को अलग रख दोगे, ठीक, और जो तांबे वाले बर्तन है उसे अलग कर दोगे। तांबा क्या है? मेरे पास अलग पदार्थ बन गया। लोहा अलग पदार्थ है, एल्युमिनियम अलग पदार्थ है। सारे पदार्थों को मैंने कैसे कर सकता हूं? उनकी पहचान करके उन्हें अलग अलग रख सकता हूं, ठीक। तो अब किसी भी चीज को अलग अलग रखना ही क्या कहलाता है? मेरा वर्गीकरण। किसी भी चीज को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण, ठीक है। तो उनकी पहचान उनके विशिष्ट गुणों आदि के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। अब देखिए, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षण के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहा जाता है। अब मेरे पास यहाँ सारी वस्तुएं, उन वस्तुओं को मैं अलग अलग कर दूंगा। मान लीजिए एक क्लास है हमारे पास, इस क्लास के अंदर बहुत सारी लड़कियां बैठे हैं, बहुत सारे लड़के बैठे हैं। अब कहेंगे हमें कि हमें इन लड़कों का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना। तो लड़कियों को मैं अलग कर दूंगा और लड़कों को अलग कर दूंगा। तो मैंने कैसे अलग किया? लड़कों की बनावट किसी और प्रकार की होती है, लड़कियों की बनावट किसी और प्रकार की, दोनों की बनावट अलग होती है। लड़कियों के बाल बड़े होते हैं, लड़कों के बाल छोटे हैं। लड़कियों की आवाज़ पतली होगी, लड़कों की आवाज़ कैसी होगी? भारी। उनके चेहरे से क्या कर सकता हूँ मैं? पहचान। तो इसे कहते हैं हम अलग अलग करना। तो इसी प्रकार से हम पदार्थों को भी अब क्या करेंगे? यहाँ पर अलग अलग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए, जब हम पदार्थ का वर्गीकरण बाह्य संरचना के आधार पर करते हैं तो यह भौतिक वर्गीकरण होता है। बाह्य संरचना के आधार पर। ऊपर देखिए पहले गौर से, यहां पर आपको एक ईंट दिखाई दे रही है। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रही है? एक ईंट दिख रही है सबको। तो ईंट को पहले गौर से देखिए, तो ईंट कैसी होती है? ठोस। मैंने ऊपर से देखा तो ईंट ठोस है। मैं उसे शांत हो जाओ। मैं उसे दाब रहा हूं तो वो दब रही है? वो नहीं दबती है बिल्कुल। अब इस पेन को दाब रहा हूं तो पेन कैसा है? ठोस है। इसे दाब रहा हूं, ये दब नहीं रहा है। तो जो चीज दाब रहा हूं बिल्कुल भी दब नहीं रही है, तो वो क्या है? मेरी तरफ से क्या है? वो तो ठोस है। उसके अलावा दूसरे गिलास में देखिए, यहां पर क्या है? दूध। दूध कैसा है? पतला है। दूध कैसा है? उसे किसी भी बर्तन में डाल दो वो बिल्कुल उसी जैसा हो जाता है। तीसरी बर्तन को देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक धूप बत्ती है और धूप बत्ती जल रही है। तो जल करके यहाँ पर क्या बना रहा है? यहाँ पर धुआं, अर्थात गैस। तो मैं पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में बाह्य संरचना के आधार पर हम उसे क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए, तो पदार्थ को देखिए ठोस, द्रव तथा गैस के आधार पर भी अलग कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या चीजें अलग कर सकते हैं? ठोस चीजों को अलग रख देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास मेज है, कुर्सी है, बहुत सारी चीजें ठोस में आती हैं, ठोस अलग कर देंगे। पदार्थ में जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ये चीज पतली होती है कि नहीं? तो तेल है, ये सारी चीज क्या है? पदार्थ। गैस में क्या आती है? जैसे धुआं है, जैसे धुआं है, जैसे धुआं होता है, धुआं क्या है? गैस है। मोमबत्ती जला, आप अगरबत्ती जलाएंगे या धूप बत्ती जलाएंगे, उससे निकलने वाला धुआं है, उसे गैस में आता है। हम खाना बनाते हैं, उसके अंदर क्या भरी हुई है? गैस, ठीक है। उसके अलावा गाड़ियों में सीएनजी डलवाते हैं, तो सीएनजी क्या है? तो गैस भी क्या है? एक पदार्थ है। तो हमने बाहर से ही देख लिया धुआं उड़ रहा है, तो हम उसे अलग कर सकते हैं। जिस चीज को बाहर से हम आसानी से पहचान सकते हैं तो हम उसे कहते हैं बाह्य संरचना के आधार पर उसका क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं जिसे बाहर से देख सकते हैं। तो ऐसे वर्गीकरण कहते हैं हम बाह्य वर्गीकरण, ठीक है, या भौतिक वर्गीकरण, ठीक है। भौतिक का मतलब हम तो उसे बाहर से पहचान सकते हैं, ठीक है। जब हम पदार्थ का वर्गीकरण आंतरिक संरचना के आधार पर करते हैं तो यह रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। तो अब मान लीजिए मेरे पास एक कोई कफ है,
उस कप के अंदर में चाय बनी हुई है, तो चाय को मैं यहाँ पर देखता हूँ तो चाय के अंदर देखिए दूध भी पड़ा है, मेरा पानी भी पड़ा है, पत्ती पड़ी है, चीनी भी पड़ी है, अदरक पड़ी है, बहुत सारी चीज़ पड़ी है। तो इसका मैं टेस्ट देखता हूँ तो इसके हर प्रकार के जो केमिकल है उसके अनुसार क्या इसमें टेस्ट आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरी हाथ में मेरे पास क्या है, आइसक्रीम। आइसक्रीम को देखो तो यहाँ पर दूध भी मिला है, इसके अंदर कुछ फैट भी पड़ा होगा, उसका चीनी भी पड़ी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होगी। तो यहाँ पर इसके अंदर हम जा करके देखते हैं, वहाँ तो मैंने बाहर से देख लिया, अंदर में कैसे पता करूँगा, मैं उसके टेस्ट से पता करूँगा। टेस्ट तो पता करते भाई मीठी है, कड़वी है, फीकी है, क्या है, आइसक्रीम कैसी है। तो जब हम पदार्थ का वर्गीकरण आंतरिक संरचना के आधार पर कर सकते हैं तो यह रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। मान लीजिए पदार्थ के तत्व यौगिक एवं मिश्रण के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे मिश्रण है, किस प्रकार का मिश्रण बना हुआ, मैंने उसके टेस्ट को चेक करूंगा। तो चेक जब करूंगा जो मेरे पेट के अंदर जाएगा, या हम उसका प्रैक्टिकल में लैब करेंगे। तो लैब में क्या करेंगे, उसका प्रैक्टिकल। तो हम उसे अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, तब हम उसे कहते हैं आंतरिक वर्गीकरण। ठीक है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज है, उसे हम अभी समझते हैं। देखिए यहाँ पर विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। अब हम वर्गीकरण देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक मेरे पास पदार्थ है और उसके अलावा हम सर्द मौसम में देखेंगे वो क्या कंडीशन है। सर्द मौसम का मतलब सर्दियों के मौसम में, ठीक, और गर्म के मौसम में क्या है, और अगर हम अधिक टेम्परेचर दे देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि मेरे पास नारियल का तेल है, नारियल का तेल देखा किसी ने, पैराशूट वगैरह और भी बहुत सारे जो आते हैं मार्केट में, तुमने देखा बच्चों ने। तो अगर सर्दियों के मौसम में तुम देखोगे, जैसे जनवरी का महीना है या मेरा दिसंबर का महीना है, उसमें देखोगे तो वो सर्दी की वजह से वो क्या हो जाता है, एकदम ठोस हो जाता है, यानी कि जम जाता है। वो क्या होता है, जम जाता है। और जैसे गर्मियाँ आएंगी तैसे वो क्या होगा, एकदम पिघल जाएगा। ठीक, पिघल जाता है कि नहीं। और उसे अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे चूल्हे पर अगर रखे कर मैं उसे गर्म करूँगा, तो जैसे ही उसे बहुत ज़्यादा गर्म करूँगा तैसे क्या होगा, वो भाप बन करके उड़ जाएगा। जैसे घी देखा सबने, घी तो सबके घर में होगा। तो गर्मियों में घी कैसा होता है, वो पिघल जाता है। अब जैसे ही वो जाड़े आएंगे तभी जाड़े में क्या होगा, वो घी जम जाएगा। अब जाड़े में जम जाता है और गर्मियों में पिघल जाता है। और जब मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे किसी गैस के ऊपर रख करके या चूल्हे के ऊपर रख कर जब मैं नीचे से आग जलाऊंगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे गर्म करूंगा, तो क्या होगा, घी जलने लगेगा, जल करके क्या भाप बन के उड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेरे पास जो नारियल का तेल है, तो नारियल का तेल देखिए मुझे ठोस अवस्था में भी मिल जाता है। जाड़े में जम गया तो वो कैसा बन गया, ठोस। गर्मियों में पिघल गया तो कैसा बन गया, वो तरल, ठीक है, या द्रव। और जब ज़्यादा टेम्परेचर पे मैं गर्म करूंगा, अधिक 100 से अधिक टेम्परेचर पे मैं गर्म करूंगा उसे, तो वो क्या बन जाएगा, गैस, यानी कि भाप। ठीक, भाप की तरह बन जाएगा। ठीक है, गैस बन जाएगा। आप ये समझ लो क्या बन जाएगा, गैस। गैस बन के उड़ने लगेगा, धुआं की तरह उड़ने लगेगा। ठीक, इसी प्रकार से जल की बात करो। जल देखा तुमने, अगर मैं जल की बात करता हूं तो उस जल को मैं लेकर के अगर फ्रीज में रख दूं, जिसके अंदर बर्फ जमती है, ऊपर वाले सेक्शन में उसे रख दूं, तो मैं जल को देखूंगा तो एक दिन बाद देखूंगा तो क्या होगा, वो जल जम करके क्या बन जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा। तो अब वो बर्फ बन गया है तो सर्द मौसम में, तो वो कैसा हो गया है, और उसको मैं गिलास को भर करके अपने कमरे में रख दूंगा गर्मियों में, तो वो कैसा हो जाता है, हल्का हल्का गर्म सा हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। तो कैसा हो जाता है, वो पिघल, यानी कि द्रव बन जाता है। ठीक है। और जब ज़्यादा मात्रा में क्या करूंगा, मैं नीचे से आग जलाऊंगा, आग जला करके मैं गर्म करूंगा, तो मैं जैसे ही उसे गर्म करूंगा, गर्म करते जाऊंगा, गर्म करते तो ऐसे पानी क्या होगा, भाप बन करके उड़ने लगेगा। तो अब पानी क्या बन गया मेरे पास, गैस। तो पानी मुझे तीनों रूपों में मिल रहा है, मुझे ठोस में भी मिल रहा है, मुझे द्रव में भी मिल रहा है, मुझे गैस में भी मिल रहा है। मोम को ले लीजिए, मोम को अगर हम देखते हैं तो मोम क्या है, वो अगर मोमबत्ती को मैं देखता हूँ तो मोम क्या है, एक ठोस अवस्था में। फिर उसे जैसे ही आप किसी कटोरी में डाल करके हल्का हल्का में गर्मियों में देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो गर्म मौसम में पिघल जाता है वो मोम। ठीक है। अब उसे ज़्यादा देर तक मैं किसी कटोरी में रख करके गर्म करूँगा तो फिर क्या होगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा। तो मोम क्या है, ठोस है और द्रव है और गैस, तीनों ही रूपों में मुझे मिल जाता है।
तो देखिए पदार्थ को हम उसकी अवस्थाओं के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, उसे वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर इसकी अगर बात करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास नारियल का तेल है, मेरे पास जल है और मोम है। ये तीनों पदार्थ एक ऐसी चीज़ है जो मुझे तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। अगर कोई पूछता है तो ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्था में मिलता है, तो नारियल का तेल हो गया मेरे पास। जाड़ों में जम जाता है, गर्मियों में पिघल जाता है। जब मैं उसे ज़्यादा गर्म करूँगा तो वो गैस बन करके उड़ जाएगा। तो नारियल का तेल क्या है, मुझे तीनों रूपों में मिलता है। जल तीनों रूपों में मिलता है, मोम तीनों रूपों में मिलता है। समझ में आया बात? आगे देखिए, आगे देखिए ठोस वस्तुओं। और ठोस वस्तुओं की बात करता हूं, जैसे आपके सामने ये कार्ड देख रहा है, यहाँ पर मशीन है पेमेंट करने वाली, ये भी कैसी है, ठोस। ये मोती दिख रहा है, ये कैसा है, ठोस। ये ईंट दिख रही है, ये कैसी है, ठोस। उसके अलावा ये फ्यूज हमारे पास लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इसे यूज करते हैं, जो चीनी मिट्टी के बने हुए हैं, चीनी मिट्टी के, ये सब क्या है, ठोस। और कुर्सी क्या है, ठोस। तो ये सारी चीजें क्या है, ठोस। तो ठोस की देखिए एक बात समझिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आकार देखिए निश्चित है। इतनी बड़ी मेरे पास ये मोती है, तो ये मोती इतना ही बड़ा रहेगा, यानी कि इसके आकार क्या फिक्स रहेगा। अब इससे छोटा करना है तो मैं हथौड़ा मार के तोड़ सकता हूँ, वैसे छोटा नहीं होगा इसका आकार। ठीक, ईंट है इतनी ही बड़ी रहेगी, चाहे इसे पानी में डाल दो, चाहे इसे कमरे में रख दो, चाहे कहीं पर रख दो, इतनी है ऐसी रहेगी और इतनी ही जगह को निश्चित इतनी ही जगह घेरेगी। बड़ी ईंट होगी तो ज़्यादा जगह घेरेगी, छोटी ईंट है तो कम, लेकिन जगह घेरेगी। वो ऐसी है ऐसी रहेगी। इसे छोटी कैसे कर सकते हैं हम, तोड़ के कर सकते हैं, बाकी अपने आप तो छोटी हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पर ठोस चीज़ों को देखिए, ठोस चीज़ मेरे पास जैसी हैं वो बिल्कुल वैसी ही बनी रहती हैं। तो इसका आकार बिल्कुल कैसा है, आकार और आयतन कैसा है इसका, निश्चित। ये देखो लिखा है आकार और आयतन कैसा है, निश्चित। आकार क्या है, बिल्कुल शेप क्या है, बिल्कुल फिक्स शेप है। और इसका वॉल्यूम, ये कितनी जगह को ये घेर रहा है, वो भी जगह क्या है इसकी, फिक्स है, इतनी जगह लेगी। अब देखिए, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं, कण का मतलब होता है अणु, बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। अब मान लीजिए ये आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, ये चित्र आपकी किताब का ही है, ठीक है। ये आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, जिस चित्र दिख रहा है इसमें देखिए, इस चीज़ को कहता हूँ मैं अणु, इस चीज़ को मैं क्या कहता हूँ, अणु। इसे हम क्या कहते हैं, अणु। ऐसे करें, ये देखो सटे हुए हैं यहाँ पर, अणु यहाँ पर क्या है, सटे हुए हैं, देखो ऐसे करके चिपके हुए हैं बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर अणु क्या है, अणु क्या है, बहुत पास पास है। ये देखो अणु क्या लिखा है, बहुत पास पास है। और में आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक है, इसी वजह से ये क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा सिलेंडर ये क्या है, ठोस है। स्टील के बर्तन क्या है, ठोस है। हथौड़ा क्या है, ठोस है। ये सारी चीज़ ठोस है, क्योंकि यहाँ पर इनके अणुओं की बात करें, अगर ये हथौड़ा दिख रहा है आपको, हथौड़ा, हथौड़ा है, सिलेंडर है, ये है, या मेरे पास ईंट है। ईंट की बात करता हूँ तो ईंट किसकी बनी हुई है, मिट्टी की। मिट्टी क्या है मेरे पास, कण। मिट्टी क्या है, छोटे छोटे कण है। उन छोटे छोटे कण को मैंने क्या किया, पानी मिलाया, पानी मिला करके मैंने मिट्टी बनाई, मिट्टी बना करके क्या किया, मैंने एक ईंट बना दी। ईंट को फिर मैंने क्या किया, थोड़ा पका दिया, तो ईंट क्या हो गई, मजबूत। अब जो मिट्टी के कण थे उन्हें मैंने पका दिया है और एक साथ बांध दिया है। अब मैं इस ईंट को तोड़ूंगा तो इसे हथौड़ा मार मार के तोड़ के क्या हो गई, बिल्कुल मिट्टी बन जाएगी। फिर इसे कपड़े से छान लूंगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इन सारे पाउडरों को अगर मिला करके हम क्या बना सकते हैं, एक ईंट बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये ईंट है, तो इस ईंट को हम, ये ईंट है, ईंट को तोड़ देंगे तो देखो ऐसे ऐसे टूट जाएगा, बिल्कुल पाउडर सा बन जाएगा। इस पूरे पाउडर को हम बना करके फिर ईंट बना दो। तो ठीक इसी प्रकार से बात करें, हथौड़ा देखा, हथौड़ा किसका बना है, लोहे का बना है। अब लोहे को क्या तुम तोड़ सकते हो, अगर लोहे को तोड़ेंगे तो घिसते 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 क्या होगा, बिल्कुल ये भी चूरा बन जाएगा। जैसे ईंट को घिसते रहोगे तो ईंट घिस के क्या बन जाएगी, चूरा। ईंट को घिसोगे तुम, ईंट को घिसोगे तो घिस करके क्या बन जाएगा,
चूरा। ठीक, लोहे को घिसूंगा तो लोहे को घिसने में ताकत लगेगी ज़्यादा और ईंट को घिसने में लगेगी क्या, ताकत कम। तो यहाँ पर ये कह सकता हूँ जो लोहा है, तो लोहे के कड़ होते हैं, पतले पतले होते हैं लोहे के कड़, वो बहुत मजबूती के साथ में बंधे हुए हैं। ईंट के भी बंधे हुए हैं, पर ईंट के थोड़े कम मजबूती से बंधे हुए हैं, उन्हें हम आसानी से घिस सकते हैं। लोहे को घिसेंगे तो हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो जितनी ज़्यादा ताकत लगाएंगे फिर लोहा भी क्या, घिस जाएगा, बिल्कुल चूरा बन जाएगा। उस चूरे को आप देखोगे, फिर उस चूरे को वेल्डिंग कर दो, फिर बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ क्या है, एक पाउडर से मिलकर के बनी है, उन्हें कहते हैं हम कड़। अगला देखिए, अगली बात करते हैं द्रव की। द्रव वह होता है जो कैसा होता है, पतला। अब यहां पर एक गिलास दिख रहा है, गिलास के अंदर में क्या है, ये पानी तो है गिलास के अंदर में। अब मैं इस पानी को इस बीकर में भी ले सकता हूं, यहां भी आ जाएगा पानी, और इस पानी को मैं इस पाइप के द्वारा भी निकाल सकता हूं। ठीक, तो यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज पतली है, उसे चाहे छोटे बर्तन में रख दूं, चाहे उसे एक लंबे बर्तन में रख दूं, किसी भी बर्तन में रख दो, वो जिस बर्तन में रख देंगे तो बिल्कुल उसी की आकृति ले लेगी। मान लीजिए मेरे पास दूध है, दूध क्या है मेरे पास, एक तरल पदार्थ, यहां भी ले सकते हैं। दूध को मैं इस बोतल में भर सकता हूँ, इस बोतल के अंदर कुछ भी पानी भर सकते हो, इस बोतल के अंदर किस बोतल किसी, तो यहाँ पर आराम से पानी भर जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर में ईंट रखूंगा तो ईंट घुस जाएगी इसके अंदर में, क्योंकि ईंट कैसी होती है, बड़ी होती है, ठोस है, और ठोस चीज जितनी फिक्स है वो बिल्कुल उतनी फिक्स रहेगी, उसका आकार कभी कम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये देखिए द्रव वो होते हैं, द्रव पदार्थ को जिस बर्तन में रखा जाता है यह उसी तरह की आकृति ले लेता है, किंतु उसका आयतन निश्चित रहता है। अब मान लीजिए मेरे पास ये एक मग है और इसके अंदर मैंने 500 ग्राम क्या ले लिया, मैंने जल ले लिया। अब 500 ग्राम जल को मैं इस पतली सी नली में डाल दूंगा, तो ये पतली सी नली है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, जल। तो 500 ग्राम जल मेरा इस पतली पतली नली में लूंगा तो लंबी नली कैसी होगी, लंबी होगी। और इसे थोड़ी सी जगह में लेना है तो मैं इतनी चौड़ी कर दो इस जगह को, इसमें आ जाएगा। तो इससे पानी को या पतली चीज को हम किसी भी बर्तन में ले सकते हैं जो बिल्कुल उसी जैसा क्या ले लेता है, ये आकार ले लेता। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी आकृति की बात करते हैं, तो आकृति की बात करें तो आकृति इसकी निश्चित नहीं है, लेकिन इसका जो वजन है, एक वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम कैसा रहता है मेरा, एक यहाँ पर निश्चित रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है, निश्चित। अर्थात हम ये कह सकते हैं जितनी जो चीज़ है वो उतनी जगह लेगी, उतनी चीज आएगी, बट उसकी आकृति छोटी बड़ी पतली मोटी पेट की हर प्रकार की हो सकती है। थोड़ा सा इसे खोल दो, देखिए देखिए ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। बंद करो। अब यहाँ पर देखिए कण क्या है, ये देखिए ये थोड़े थोड़े कहाँ हैं, यहाँ पर थोड़े थोड़े क्या है, ये दूर हैं। और ठोस में क्या थे, बिल्कुल ऐसे चिपके हुए, मैंने अभी दिखाए थे तुम्हें। और इसमें कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर। तो इसमें थोड़े थोड़े क्या है, दूर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपनी आकृति को चेंज कर सकते हैं। अब हम गैस की बात करते हैं, तो गैस भी क्या है मेरे पास, पदार्थ है। तो गैस भी क्या है, पदार्थ। जैसे आप यहां देखिए, ये क्या है, धुआं। ये क्या है, तो ये क्या है, गैस। ये क्या है, गैस। ये सब क्या है, गैस। और इस कंटेनर के अंदर में क्या भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है यहाँ पर, गैस। अब गैस के अणु देखिए कैसे दूर दूर है बहुत, ये देखिए काफी दूर दूर होते हैं ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पर घर में जलती हुई अगरबत्ती, इसमें काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। मान लीजिए घर में कोई हम अगरबत्ती जला रहे हैं या कोई धूप बत्ती जला रहे हैं, उसमें काले भूरे रंग का धुआं निकलता है। जैसे ये निकल रहा है, काले भूरे रंग का क्या निकलता है, धुआं। ठीक है, इस धुएं की बनावट और आयतन दोनों निश्चित नहीं है। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। यह अवस्था गैसी कहलाती है। मान लीजिए मेरे पास एक कमरा है, इस कमरे को चारों तरफ से तुम बंद कर दो, इसमें एक छोटी सी एक अगरबत्ती जला दो, तो अगरबत्ती हम जैसे ही जलाएंगे तैसे ही थोड़ी देर बाद क्या होगा, मैं उस कोने में बैठा हूँ वहाँ पर,
तो उस कोने में क्या मिलेगी मुझे? उसकी खुशबू मिलेगी। खुशबू से ही तो पहचान सकता हूं उसमें अगरबत्ती जल रही है, सीधे नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई अगरबत्ती जलाता हूं, अगरबत्ती से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या है? एक गैस की अवस्था में, और गैस चारों तरफ क्या होती है? उड़ती रहती है, फैलती रहती है, जिसकी वजह से मैं देखता हूं थोड़ी बहुत समय में क्या है, पूरे कमरे में खुशबू हो जाती है। तो ये क्या होती है? जो चीज इधर उधर अपेक्षाकृत बहुत जल्दी फैल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? गैस। ठीक है। गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बहुत कम होता है। अब यहाँ पर देखिए कण कहाँ पर है? एक देखो यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, तो ये कण कहाँ है? यहाँ पर इसके बहुत दूर दूर हैं। इसके कण कहाँ हैं? बहुत दूर दूर। अतः पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पदार्थ को देखिए हम ठोस भी कह सकते हैं, और पदार्थों को हम द्रव भी कह सकते हैं, पदार्थ को हम गैस भी कह सकते हैं। इन तीनों की अवस्थाओं के आधार पर हम पदार्थ को अलग अलग क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। उसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो घुल जाते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे जो नहीं घुलते। तो देखिए कुछ पदार्थों को देखें तो जल में घुलनशीलता के आधार पर भी हम पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए कांच के अलग अलग गिलासों में मैंने नमक, रेत, शक्कर, चौक पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा लें, प्रत्येक गिलास को आधा भरें। मान लीजिए मैंने एक गिलास लिया है कांच का, ये दिख रहा है आपके सामने, ये मेरे पास क्या है? कांच का क्या है ये? और गिलास के अंदर क्या लिया मैंने? पानी। तो पानी क्या है मेरे पास? पानी क्या है मेरे पास? पदार्थ। और नमक लिया, नमक क्या है मेरे पास? पदार्थ। ये नमक भी मेरे पास पदार्थ है और पानी भी मेरे पास पदार्थ है। नमक को कैसे कहते हैं? नमक क्या है मेरे पास? ठोस। नमक कैसा है? ठोस। अब पानी में डाल करके अब मैं क्या करूँगा? इस पानी को हिलाऊंगा। मैंने इसमें देखिए नमक डाल दिया और ये पानी है। अब पानी में डाल के मैं क्या करूँगा? इसे हिलाऊंगा। हिलाने के बाद थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ तो नमक क्या हुआ? इसके अंदर में मिक्स हो गया। अब मैं पानी को पीता हूं तो सारा पानी मेरा कैसा हो गया है? नमकीन हो गया है। जब पानी नमकीन हो जाता तो मैं क्या कहता हूं? पानी के अंदर क्या मिला हुआ है? नमक मिला हुआ है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं, यहां पर देखिए एक तो मैंने नमक लिया और दूसरी चीज मैंने क्या ली? पानी। दोनों चीज को मैंने मिक्स मिलाया तो यह क्या हो गया? मिल गया, अर्थात ये क्या बन गया? विलयन हो गया, मिल गया। तो ऐसा विलयन जिसमें दोनों चीज आपस में, अब मैं चीनी देखी तुमने चीनी को पहले किसी गिलास के अंदर में पानी ले लो, पानी में चीनी को डालो तो थोड़ी देर बाद हम पानी को, शरबत को फेंटते रहेंगे तो फेंटने के बाद क्या होगी? चीनी कैसी होती है? ठोस। चीनी को मैंने हाथ में लिया तो चीनी कैसी है? ठोस। उस ठोस को मैं पानी के अंदर डाल दूंगा, फिर मिला दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या वो मिल जाती है। तो चीनी क्या हो गई? चीनी पानी के साथ मिल गई, अर्थात ये क्या कहे? तो चीनी पानी में क्या हुई? घुल गई, जिसकी वजह से मैं पानी पीता हूं तो पानी मुझे कैसा लगता है? मीठा। तो ऐसा चीज जो आसानी से जल में घुल जाती है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, अर्थात विलय हो गई, घुल गई। अब मैंने एक दूसरा बीकर लिया है, उस बीकर में मैंने पानी लिया और यहाँ पर मैंने क्या ली? मिट्टी। अब मिट्टी को लेकर के इस पानी में, साफ पानी के अंदर मिला दूँ, तो मिलाने के बाद अब इसे हम हिलाएंगे। तो हिलाने के बाद थोड़ी देर बाद देखिए हिल जाएगी तो पूरे गिलास में मट्टी मट्टी हो जाएगी। अब क्या करूँगा? मैं उस गिलास को थोड़ी देर के लिए रख दूंगा। तो जैसे ही मैं थोड़ी देर के लिए रखता हूँ तैसे पानी तो ऊपर आ जाता है, ये आ गया पानी ऊपर और मिट्टी नीचे रह जाती है। तो मैं इसे आसानी से गिलास लेना आप कांच का, और कांच के गिलास में ये प्रैक्टिकल घर जाके करना, तो मैं मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, यानी जो बालू जो भी कुछ होगी वो नीचे बैठ जाएगी, अच्छा पानी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीज को गौर से देखिए, क्या ये दोनों चीज मिले हुए हैं? नहीं मिले हुए हैं। मिट्टी इसमें नीचे बैठी हुई है, मिले हुए किसे कहते हैं? जैसे नमक और पानी का घोल, ठीक, जैसे चीनी और पानी का घोल, ठीक, वो मिल जाता है। उसे आप 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए रख दोगे, फिर भी आप पानी को पियोगे, फिर भी पानी आपको कैसा मिलेगा? नमकीन या मीठा मिलेगा।
उसमें चीनी नीचे तो बैठेगी नहीं, समझ गई, लेकिन यहाँ पर मिट्टी नीचे बैठेगी। तो ऐसी चीज़ जो मिल नहीं रही है, दोनों चीज, उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी अथवा अघुलनशील। अघुलनशील का मतलब कोई चीज उसमें घुल नहीं रही है। अब देखिए यहां पर कि मान लीजिए कि मैंने एक लकड़ी का बुरादा लिया, लकड़ी का बुरादा, टाल देगी तो मैं टाल देगी, टाल लकड़ी की टाल, जहाँ तख्ते बनती वहां पर बहुत सारा बुरादा पड़ा रहता है लकड़ी। अब लकड़ी का बुरादा लेकर के आना, और एक जो गिलास है मेरे पास, उस गिलास में मैंने पानी लिया, पानी में यहाँ पर लकड़ी का बुरादा डाल दो। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दोनों चीज़ को मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ बुरादा नीचे बैठा है और पानी अलग गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इसमें लोहे की छीलन डाल दूँ, शांत नहीं बैठेगी। इसी प्रकार से मैंने चौक पाड़ लिया, चौक देखा तो मैंने, चौक पढ़ाते हैं स्कूल में, चौक को पीस लेना और उसे पानी के अंदर हम जैसे ही मिलाएंगे, मिलाने के बाद मिक्स कर देंगे तो पानी कैसा हो जाएगा मेरा? सफ़ेद। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं रख दूंगा, आधा घंटा 1 घंटे बाद देखते हैं तो चौक नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुल सकता है, चौक का पाउडर पानी में नहीं घुल सकता है, रेत पानी में नहीं घुल सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अघुलनशील। उन्हें हम क्या कहते हैं? अघुलनशील या अविलेय। अविलेय, अ का मतलब नहीं, विलेय का मतलब विलेय, वो उसमें विलेय नहीं हो रहा है, वो घुल नहीं रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अघुलनशील, ठीक है। दूसरा, मैं नमक ले सकता हूँ और पानी ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने एक गिलास के अंदर में पानी लिया और मैंने यहाँ पर क्या लिया? नमक, या मैं यहाँ पर क्या लूँगा? चीनी। नमक लूँगा या चीनी लूँगा, इसे गिलास के अंदर पानी में घोल दूंगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी मेरी? क्या बन जाएगी? एकदम से शरबत बन जाएगी, ठीक। तो पानी कैसा हो जाएगा? मीठा। अब इस पानी को चाहे कल पिए चाहे परसों पिए, पानी हमें मीठा मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल गई है। तो यहाँ पर देखिए, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं जैसे नमक, शक्कर, उन्हें हम क्या कहते हैं? घुलनशील। तो अब इनमें से कोई पूछता है कि घुलनशील पदार्थ क्या है? नमक क्या है? घुलनशील पदार्थ। चीनी क्या है? घुलनशील पदार्थ। तो रेत का पाउडर क्या है? अघुलनशील पदार्थ, ठीक है। उसके अलावा देखिए, जल के सापेक्ष भार के आधार पर, जल के सापेक्ष भार के आधार पर देखते हैं। अब कोई चीज ऐसी है, मान लीजिए मेरे पास एक पदार्थ है, सरसों का तेल है, मैंने सरसों का तेल लिया, तो सरसों के तेल को मैं ऊपर लिया, मैंने थोड़ा सा तेल लिया सरसों का मैंने, और पानी के ऊपर डाल दिया, तो मैं देखता हूँ वो पानी का जो गिलास है, मान लीजिए मेरे पास गिलास है, मैंने गिलास पे लिया और गिलास में मैंने सरसों का तेल डाल दिया, तो सरसों का तेल क्या, वो पानी के ऊपर तैरेगा, नीचे नहीं बैठेगा, तैरता रहता है। तो ये क्या है? जल से क्या है? ये हल्का। जब जल से कोई चीज़ हल्की है तभी तो वो जल के ऊपर तैर रही है। दूसरी बात, मोम लो, मोम को भी अगर हम थोड़ा सा लेंगे, मोम पानी के ऊपर डालेंगे तो वो भी पानी के ऊपर तैरता है। तो ये भी क्या है? जल से हल्का। तो मोम एक ऐसा पदार्थ है जो जल से क्या है? हल्का। अब मैंने लोहे की कील ले ली, लोहे की कील को मैं जैसे ही पानी में डालूंगा तैसे ही वो क्या होगी? डूब जाती है। तो इसका मतलब क्या है? वो जल से क्या है? भारी है। अब मैं कांच की गोली लेता हूँ, कांच की गोली मैं जैसे कांच की गोली देखी तो मैंने कंचा देखा है, खेलते रहते बच्चे, उसको मैं जैसे पानी के अंदर डालूंगा तैसे वो क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? जल से क्या है? भारी। अब लकड़ी का बुरादा लूंगा, अब लकड़ी का बुरादा मैं लेता हूं, तो लकड़ी का बुरादा मैं लूंगा तो पानी के ऊपर डाल दूंगा, पानी के ऊपर तैरता रहेगा, पानी नीचे अब ऊपर तैर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दो चीज मिलने ही नहीं। तो ये चीज क्या है? लकड़ी का बुरादा क्या है? जल से थोड़ा हल्का है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए कुछ पदार्थ मैंने जल लिया, जल से भी मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूँ। लोहा है, लोहा जल में डूब जाता है, उसे अलग रख दूंगा। तेल जल में नहीं डूबता है, ऊपर तैरता है, तेल को मैं इधर रख दूंगा। जो डूब रहा है पदार्थ उसे इधर एक साइड पर रख देंगे, और जो नहीं डूब रहा है उसे मैं दूसरी तरफ वर्गीकृत कर दूंगा। इसे हम कहते हैं वर्गीकरण करना या अलग अलग करना, एक ही बात है, ठीक है। पारदर्शिता के आधार पर, पारदर्शिता का मतलब होता है किसी चीज को आर पार देखना। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी पारदर्शिता के बारे में यहाँ पर समझ लीजिए, सब तुम्हारी किताब के अंदर दे रखा है। पारदर्शिता के आधार पर, तो जैसे मान लीजिए लकड़ी है या कांच है या तेल लगे कागज, पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्रित करके इन्हें एक एक करके
सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की सीध में रखें, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सूर्य, जैसे इसमें सूर्य निकलना है, तो सूर्य की रोशनी में आप मानिए कांच का गिलास ले लीजिए, कांच के गिलास में पानी भर लीजिए बिल्कुल साफ, उसे रख दीजिए सूर्य के गिलास में। आप जैसे ही अपने आंखों के सामने देखेंगे तो मैं कांच के गिलास में जो पानी भरा हुआ है उसमें सब कुछ तुम्हें आसपास दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, साफ पानी है, हम उसमें सब कुछ देख सकते हैं। जैसे आपने कोई बड़ा सा कुंडी देखी, बड़ी सी कुंडी जहाँ पानी वगैरह चलता रहता है, समर वगैरह का पानी चलता रहता है, तो उसके अंदर साफ पानी है। तो अगर कुंडी के नीचे मान लीजिए 5 फुट नीचे अगर मैं कोई सिक्का डाल दूँ या कोई कांच डाल दूँ तो पानी साफ है, तो मैं ऊपर से आसानी से देख सकता हूँ पानी साफ है तो मुझे सब कुछ दिखाई देगा। अगर पानी गंदा है तो कुछ नहीं दिखाई देगा, अगर साफ पानी है तो सब कुछ दिखाई देगा। तो साफ पानी क्या है, उसमें आर पार देख सकते हैं। कांच में क्या कर सकते हैं हम, आर पार देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी पॉलीथीन होती है, पन्नी होती है सफ़ेद सफ़ेद, उसे आप क्या करते हैं, सफ़ेद पन्नी, उससे क्या कर सकते हैं हम, आर पार देख सकते हैं। तो सभी वस्तुओं को हम प्रकाश की सीध में रखें तो सभी वस्तुओं को आर पार, अगर प्रकाश इसके आर पार आ रहा है तो हम क्या है, उसे आसानी से देख सकते हैं। चश्मा है, चश्मा में सारी चीज़ को हम देख सकते हैं, ठीक, किसी भी चीज़ के ऊपर हम देख सकते हैं। तो देखिए वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, ये पदार्थ है। कांच क्या है, पदार्थ, तो कांच एक पदार्थ है, कांच पदार्थ के हम आर पार आसानी से देख सकते हैं, ठीक। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पारदर्शी। तो ये क्या है मेरे पास, पारदर्शी। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं, जैसे कांच या जल। अब को जल भर लो आप किसी कांच के बर्तन में और साफ जल है, उसमें किसी चीज़ को देखूंगा तो सारी चीज़ में आर पार देख सकता हूँ। जिस चीज़ को मैं आर पार देख सकता हूँ उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी, ठीक है। उसके अलावा वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, मान लीजिए लकड़ी है, इस लकड़ी के ये आपको पिलाई दिख रही है, पिलाई, इस पिलाई को तुम्हारी आंखों के सामने रख दें या ये दरवाजा, इस दरवाजे को बंद कर दें और उधर कहें कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, तो कोई बता देगा कुछ दिखाई दे सकता है तुम्हें। ये दीवार है, इस दीवार को उधर तुम देख सकते हो कुछ नहीं, तो इस दीवार या लकड़ी के दरवाजे की तरफ मैं आगे नहीं देख सकता, तो यहाँ पर ये क्या है, अपारदर्शी। ये क्या है, अपारदर्शी, अर्थात मैं इसमें आर पार नहीं देख सकता। जैसे कागज़ ले लो, किताब रख लो, कागज़ होती है किताब, किताब को रख लो, किताब का पेज निकाल के रख लो अपनी आंखों के सामने, तो हम उसे देख नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ क्या है, अपारदर्शी। अब मान लीजिए मेरे पास सफ़ेद कागज़ है और सफ़ेद कागज़ को मैं तेल लगा देता हूँ, हल्का तेल देखा आपने, सरसों का तेल या कोई भी तेल कागज़ पे लगा दो, तो कागज़ को तेल लगा देंगे तो तेल लग करके देखिए कागज़ ऐसा होता है, जैसे परामठे वगैरह रख लेते हैं तो कागज़ वहाँ पर देखो ऐसा हो जाता है। ये कागज़ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर मैं देखूंगा तो अब मुझे कुछ धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो देखिए वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज़, पेंट लगा कागज़। अब कोई कागज़ है, कागज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम पेंट लगा देते हैं, पेंट में बहुत सारे ऐसे केमिकल जिसे लगा देते हैं जिसकी वजह से अगर मैं देखूंगा तो मुझे हल्का हल्का धुंधला दिखाई देने लगता है। तो हल्का धुंधला जिससे दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं पारभासी। पारभासी उसे कहते हैं जिसमें कैसा दिखाई देता है, हमें धुंधला दिखाई, धुंधला पर धुंधला दिखाई दे रहा बहुत। उसके अलावा देखिए कठोरता के आधार पर, कठोरता के आधार पर भी हम पदार्थों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण। अब कठोरता के आधार पर कर सकते हैं, देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबर, गेंद आदि सामान को अब ले लीजिए। तो मैंने देखिए ये स्पंज ले लिया, मैंने यहाँ पर रुई भी ले ली, मैंने यहाँ पर ऊन भी ले ली, ठीक है, और मैंने यहाँ पर देखिए क्या लिया, और मैंने देखिए यहाँ पर लकड़ी लिया, और मैंने यहाँ पर क्या लिया, लोहा लिया। ये सारी चीज़ें देखो ऊपर दे रखी है। तो लोहा भी ले लिया मैंने, लकड़ी ले लिया, कांच के टुकड़े ले लिए, मैंने रुई ले ली, मैंने ऊन ले ली, मैंने रबर की गेंद भी ले ली, बहुत सारी चीज़ ले ली। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो पदार्थ आसानी से दब जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मुलायम पदार्थ। स्पंज को लीजिए, इसे हम आसानी से दाबेंगे तो ये दब जाएगा। जैसे तुमने गाड़ी की सीट देखी है, गाड़ी की सीट है या गद्दे हैं, तो गद्दे पर हम बैठते हैं तो वो आसानी से दब जाता है, जिसकी वजह से हमें गाड़ी पे जा रहे हैं तो हमें दच्ची नहीं लगेंगे, ठीक, और बिस्तर पर सोएंगे तो हमें आसानी से नींद भी आ जाएगी। उसके अलावा आप रुई लीजिए,
उसके अलावा आप क्या लेंगे यहाँ पर, रुई। रुई को देखो तो रुई भी क्या होगी, आप बहुत सारी रुई को ले लो, उसे दाबो तो आसानी से क्या होगी, वो दब जाती है। ठीक, ऊन ले लो। ये बच्चों सामने बैठोगे तुम, उसके अलावा यहाँ पर ऊन ले लो। ऊन भी क्या होगी, आसानी से दब जाती है। जो पदार्थ उंगली से दबाने पर नहीं दबते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ। अब लकड़ी ले लिए, लकड़ी को आप कितना भी उंगली से दबाओ, ये दब जाएगी उंगली से, बिल्कुल नहीं। लोहे को दबाओ उंगली से, ये दब जाएगा, बिल्कुल नहीं दबेगा। तो वो इसे क्या कहता हूँ, इसे कहता हूँ मैं कठोर पदार्थ, इसे कहूँगा कठोर। और इन्हें ऊपर वालों को क्या कहेंगे, मुलायम। अब चुंबक के सापेक्ष, अब कुछ ऐसे पदार्थ लो जो चुंबक से चिपक सकते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ लो जो चुंबक से नहीं चिपकते हैं। तो ऐसे देखते हैं चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। अब जैसे मान लीजिए मैंने चौक का पाउडर ले लिया, प्लास्टिक के मैंने बटन ले लिए, लकड़ी का मैंने बुरादा ले लिया, मैंने लोहे की क्या ले ली, कील, और मैंने क्या ले ली, आलपिन। ये सारी चीज़ किसकी बनी है, लोहे की कील, ये आलपिन किसकी चीज़ है, ये लोहे की। ठीक, तो अब चुंबक के पास लेके आएंगे तो चुंबक से चिपकने वाले पदार्थ की बात करते हैं। जैसे लोहे की कील है, वो चुंबक से आज चिपक जाएंगे तुरंत। तो ऐसे पदार्थों को मैं अलग करना चाहता हूँ। जो चुंबक से चिपक जाते हैं उन्हें मैं इधर रख दूंगा, और जो चुंबक से नहीं चिपक रहे उन्हें अलग रख देंगे। ठीक है, तो आलपिन ले लीजिए आप, आलपिन चिपक जाएगी। लोहे के अतिरिक्त या निकिल, कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को भी आकर्षित कर सकते हैं। उसके अलावा चुंबक से थोड़ी निकिल ले लो या कोबाल्ट होती है, वो भी क्या होती है, चुंबक से चिपकने लगती है। तो यहाँ पर देखिए, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ क्या है, मेरे पास लोहे की कील है, मेरे पास आलपिन है, निकिल की बनी हुई कोई चीज़ है। तो जो चीज़ चुंबक से चिपक रही है उसे हम अलग रख देंगे, और अब ऐसी चीज़ लेंगे जो चुंबक से नहीं चिपक रही है। जैसे मान लीजिए रबड़, रबड़ को आप चिपकाओगे क्या वो चिपक जाएगी, नहीं चिपकेगी, उसे अलग रख दो। चौक का पाउडर, जैसे पढ़ाने वाला चौक होता है, क्या चौक को हम चिपकाएं, क्या चिपक जाएगा चुंबक से, नहीं चिपकेगा। उसके बाद प्लास्टिक की कोई भी चीज़ चिपक जाएगी लोहे से, नहीं। लकड़ी का बुरादा चिपक जाएगा, नहीं। ये चीज़ ऐसी है जो चुंबक से नहीं चिपकती है। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं, हम अचुंबकीय पदार्थ। अब जिस चीज़ से चुंबक, उसे अगर चुंबक है, चुंबक से मैं इस कपड़े को या प्लास्टिक को अपनी तरफ चिपकाऊं, क्या वो चिपक जाएगी। तो जो प्लास्टिक चुंबक से नहीं चिपक रही उसे हम क्या कहेंगे, अचुंबकीय पदार्थ। उसे हम क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ। अब देखिए पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। अब देखिए यहाँ पर पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास देखिए एक चौक आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, चौक दिख रहा है यहाँ पर, चौक। अब हम चौक को घिसेंगे, घिसते 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 चौक का मेरे पास क्या बन गया, ये पाउडर। ये क्या बन गया मेरे पास, पाउडर। अब इस पाउडर को और घिसते जाओ, और घिसते जाओ, और इतना घिस दो, इतना महीन कर दो, इतना महीन कर दो कि अब ये मेरे पास महीन कर दिया। तो ये क्या बन गया, एकदम धूल के कण। तो ये क्या बन गए, धूल के कण। अब बहुत महीन कर दो, बहुत महीन कर दो, हाथों पर तुम ऐसे करोगे, उड़ाएंगे तो उसे क्या कहते हैं हम, धूल के कण। आटा देगा तुमने, आटा घर में, आटा देगा घर में। पहले गेहूं था, गेहूं को मैंने पीसा तो आटा बना। आटे से क्या करेंगे, अब हम आटे को और महीन करेंगे। महीन करने का मतलब क्या है, उसे कपड़े से छानेंगे। तो कपड़े से छान के वो क्या बन जाएगा, मैदा। अब मैदे को भी और छोटा कर सकते हो तुम, और छोटा करते जाओ, इतना छोटा करते जाओ बिल्कुल दिखाई नहीं दे। फिर आप उसे क्या करो, ऐसे हवा में उड़ाना हाथ से। तो हाथ में उड़ाओगे तो क्या होगा, धूल के कण दिखाई देंगे तुम्हें केवल। तो धूल के कण क्या है, वो चीज़ कहाँ पे, वो चीज़ इससे बन करके बनी है। ये चीज़ क्या है मेरे पास, पदार्थ। ठीक, पदार्थ से क्या बना, पाउडर। पाउडर से क्या बने मेरे पास, धूल के कण। तो देखिए चौक को हम पीसते जाएं तो हमें पाउडर प्राप्त होता है। इस पाउडर को भी पीसते जाएं तो हमें धूल के कण मिलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो ये चौक किससे बना है, किससे मिलकर के बना है, इन छोटे छोटे कणों से। इन सारे छोटे छोटे कणों को अगर तुम इकट्ठा कर दोगे तो वे कण ऐसे हो जाएंगे, और इसमें पानी डाल करके तुम कर दोगे तो मेरा चौक बन जाएगा। तो चौक किससे मिलकर के बना है, इन छोटे छोटे कणों से। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है।
तो उसे हम क्या कहते हैं, जो चीज छोटे छोटे पदार्थ किससे बने, तो चौक क्या है मेरे पास, पदार्थ, तो ये किससे बना है, छोटे छोटे कणों से। तो पदार्थ किससे मिलकर के बना है। इसी प्रकार से लोहा ले लो, लोहे को पीसते जाओ पीसते जाओ पीसते जाओ, लोहे का पहले पाउडर बन जाएगा, फिर उसे और महीन कर दो और महीन कर दो, बहुत महीन कर दो। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत छोटे 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 जो कण हैं, इन कणों से मिलकर के बनी है। ठीक, अब यहां पर देखिए, थोड़ा समझिए। यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक मकान है, ये है मेरे पास ईंट, ईंट से मैंने क्या किया, बहुत सारी ईंट लेकर के मैंने क्या बना दी, यहां पर मैंने दीवार बना दी। अब दीवार को मैं चारों तरफ से लगा लूंगा, ये क्या बन गया मेरे पास, मकान बन गया। तो मकान को देख दो, मकान मेरे पास कैसे बना है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना है मकान। ठीक उसी प्रकार से अगर पदार्थ की बात करते हैं, तो पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। अब देखिए, जो छोटे छोटे कण होते हैं, उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु। तो देखिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तो परमाणु क्या है, सबसे छोटा कण। जैसे ये है, ये क्या है मेरे पास, परमाणु, छोटा सा कण। अब दो चीज मिला दोगे तो मेरे पास दो बन गई, दो चीज बन गई, तो इसे कहते हैं अणु। तो अणु क्या है, जैसे यहां पर तुम्हें दिख रहा है, पिछली स्लाइड में मैंने तुम्हें दिखाया था, ये दिख रहा तुम्हें पाउडर, पिछली स्लाइड में देखा, यहां पर दिख रहा तुम्हें पाउडर दिख रहा है, ये देखियो, इसे मैं कहता हूं क्या, अणु। धूल में उड़ते हुए तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं, पाउडर दिख रहा है, वो क्या, अणु। उसे और छोटा कर दो और छोटा कर दो, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा। तो परमाणु क्या होता है, एक सेकंड, परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा। तो ये है मेरे पास परमाणु, परमाणु का मतलब धूल का कण है। अब दो परमाणु मिलेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, अणु। तो देखिए, अणु क्या है, अणु की परिभाषा भी देखिए, लिख लीजिए सारे बच्चे, लिखना भी थोड़ी देर आप पीपीटी से। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर के बनता है। तो मान लीजिए एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, दोनों मिलेंगे तो मेरे पास दो परमाणु बन जाते हैं। ये देखिए दिखा रखा है, ठीक है। तो अणु क्या होता है, अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा होता है। अब देखिए यहां पर अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ये दोनों चीज ऐसी है जैसे हम अपनी आंखों से देखेंगे तो आंख से नहीं देख सकते हैं। परमाणु आपस में संयुक्त होकर के क्या बनाते हैं, अणु। अब मान लीजिए एक मेरे पास हाइड्रोजन का परमाणु है, एक ये परमाणु है, इन दोनों परमाणु से मिलकर के हाइड्रोजन का क्या बन गया मेरे पास, एक अणु। ये मेरे पास ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये भी है मेरे पास ऑक्सीजन का एक परमाणु। जब दोनों परमाणु आपस में मिले तो यहाँ पर क्या बन गया, ऑक्सीजन का क्या बन गया, ये अणु। तो अणु क्या है, अणु बड़ा होता है और परमाणु क्या होगा, इससे छोटा। परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा। तो भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से अब क्या बनते हैं मेरे अणु। मान लीजिए मैंने दो परमाणु ले ली, किसके, हाइड्रोजन के। एक परमाणु मैंने किसका ले लिया, ऑक्सीजन का। तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, पानी का एक अणु। तो ये क्या बनाएंगे, पानी का अणु। तो परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की क्या है, मौलिक इकाई। तो परमाणु क्या है, किसी पदार्थ की क्या है, मौलिक इकाई। अभी बाद में बात करना, थोड़ा पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। कोई बात है क्या हुआ, ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। तो अब देखिए थोड़े हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। थोड़े प्रश्न को देखने के बाद फिर उसके बाद देखो हम थोड़े से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने के बाद मालूम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ठीक। देखिए सारे बच्चे अपनी मेरी किताब निकालो, किताब में निकाल करके देखिए, यहाँ पर देखिए सही विकल्प छांट करके तुम्हें कहाँ पर लिखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सभी बच्चे देखिए, यहाँ पर वर्गीकरण आवश्यक होता है परमाणुओं को व्यवस्थित रखने के लिए, वस्तुओं के पदार्थों के निर्माण के। इसका मतलब सभी सही हैं, सभी है, ठीक है। इस बारे में टिक लगा लो, जल्दी लगाओ। उसी में प्रश्न आंसर दे रखे हैं किताब में, सभी टिक लगाओ, सभी टिक लगाओ जल्दी। किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है गैस में। मान लीजिए ठोस है या पानी है, किसी चीज को मैं गर्म करता जाऊंगा तो मालूम क्या होगा, वो गैस में बदल जाता है। पानी किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, ठीक।
उसके अलावा देखिए अगला देखिए, अगला देखिए, गैस को किसी बर्तन में रखने पर, अगर गैस है, गैस को मैं किसी बर्तन में रख दूंगा या कोई अगरबत्ती ले लो, यहाँ पर जलाएंगे तो क्या होगा, पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, खुशबू हो जाएगी, तो पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब क्या, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, किसी बर्तन में रख देंगे तो पूरी तरह फैल जाएगी। पदार्थ की निर्माण की इकाई क्या है, परमाणु। पदार्थ किससे मिलकर के बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से। ये मेरे पास परमाणु, ये परमाणु से क्या बना है मेरे पास, अणु। अब अणुओं से मिलकर के क्या बनेगा मेरे पास, क्या बनेगा मेरे पास, पदार्थ, पदार्थ, ठीक है। तो इसमें परमाणु। अगला देखिए, अगला देखिए प्रश्न है आपका, अगला देखिए, ठोस का आकार निश्चित होता है, आप उसमें बढ़ लीजिए, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, अगरबत्ती की सुगंध कैसी होती है, गैसीय, गुड़ के कारण कमरे में फैल जाती है। नमक पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। मैंने एक बीकर लिया था, बीकर में क्या हुआ मालूम है, बीकर लिया मैंने, बीकर के अंदर मैंने पानी लिया और पानी में नमक डालते तो नमक क्या हुआ, उसमें घुल जाता है। अब अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन ये अणु, उसमें अणु भर लीजिए। अगला देखिए, पदार्थ की, देख लीजिए यहां पर, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्था कौन सी होती हैं, एक है ठोस, एक है द्रव और एक क्या है, गैस, ठीक। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहती हैं। किसमें, पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहती हैं। अब इन प्रश्नों को उतार लेना, ठीक है। पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है, पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, वर्गीकरण। पारवासी क्या होती हैं, पारवासी वे होती जिसमें किसी चीज को धुंधला देखते हैं, तो वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारवासी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज या पेंट लगा कांच। अगला देखिए, अगला देखिए, एक सेकंड, थोड़ा लैपटॉप गड़बड़ रहा है, कारण बताइए। देखिए, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं है, नहीं होती है। द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति क्या निश्चित नहीं होती है। जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। एक खाली गिलास है, एक जल से भरा गिलास है, तो जल के अंदर भरा है गिलास तो वो तो वैसे भी भारी होगा, समझ में आई नहीं। तो देखो, जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है। अब उसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, तो पानी का भी तो वजन मुझे देखना है। जब खाली गिलास है उसमें पानी नहीं होता तो वो क्या वैसे भी हल्का रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, गिलास का भार में, तो जबकि खाली गिलास में उसका गिलास का ही भार होता है, ठीक है। क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा क्या होता है, भरा, वो भारी होता है, ठीक है। तो एक है मेरे पास गिलास जिसके अंदर क्या भरा है, जल, और एक है खाली। तो खाली गिलास की बात करें तो इसमें क्या भरी हुई है, हवा। खाली गिलास मतलब इसमें क्या भरी हुई है, हवा। ये कमरा, इस कमरे के अंदर क्या भरी हुई है, समय पे हवा, वायु भरी हुई है। तो वायु का क्या है वजन, बहुत क्या होता है, कम होता है। और इसमें भरा जल, जल का वजन क्या है, भारी। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर होता है। अगला देखिए प्रश्न, अगला देखिए प्रश्न, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। एक गुब्बारा लें, उसमें फूंक द्वारा हवा भरें। एक गुब्बारा ले लो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई मेरे पास गुब्बारा है, अब इसमें कह रहा है एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। हवा क्या है, एक पदार्थ है। तो गुब्बारा ले लो खाली, खाली गुब्बारे के अंदर हम हवा भरेंगे तो गुब्बारा क्या होगा, फूल जाएगा। क्यों, उसके अंदर हवा भर गई। हवा क्या है, एक पदार्थ है। पदार्थ क्या होता है, स्थान घेरता है, ये तो दिख रहा है। उसमें फूंक से हवा भरें, हम देखते हैं गुब्बारा फूल जाता है और फूला हुआ गुब्बारा अब स्थान घेरने लगता है, जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान
घेरता है। ठीक, अगला देखिए, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदलें। देखिए, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव में और द्रव अवस्था से ठोस में कैसे बदलें। देखिए, किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि बर्फ को अधिक तापमान पर रखने पर, मान लीजिए बर्फ, देखिए बर्फ है, इसे मैं किस में रख दूंगा, फ्रिज में, तो फ्रिज में ये कैसी हो जाएगी, एकदम ठोस। बर्फ तो फ्रिज के अंदर रखी तो कैसी है, ठोस। अब इसे गर्म वातावरण में रख दूंगा या थोड़ी गर्म कर दूंगा तो कैसी हो जाएगी, ये तरल। तो इसमें कह रहा है पदार्थ को ठोस अवस्था में, ठीक, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव से ठोस में कैसे बदल सकते हैं। तो उसे क्या करेंगे, पानी है, पानी को पहले फ्रिज के अंदर रख देंगे तो वो ठोस हो जाएगा। अब बर्फ को निकाल कर क्या करेंगे, उसे कमरे के टेम्परेचर पर रख देंगे, ठीक है, कमरे के टेम्परेचर थोड़ी उसे आग दिखा देंगे तो क्या हुआ, पानी बन जाता है। तो उससे क्या, अधिक तापमान पर रख देंगे तो वो ठोस अवस्था से द्रव में हो जाता है, अवस्था से द्रव में आ जाता है, तथा पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बन जाता है। तो ये ठोस कब बना है, फ्रिज के अंदर जब टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री। अब जैसे 100 डिग्री से अधिक 25 डिग्री टेम्परेचर कर दोगे तो ये पानी बन जाएगा, तो ये पानी बन जाएगा। एक और देखिए, ठोस, द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ठोस और एक है द्रव और एक गैस, इसमें अंतर क्या करना है। देखिए, ठोस पदार्थों के कण पास पास होते हैं, देखो ऐसे ऐसे पास पास होते हैं, ठोस पदार्थों के कण क्या होंगे, पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं, जैसे लोहा, कांच, लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि, ठीक है। उसके बाद द्रव की बात करें तो द्रव के कण एक दूसरे दूर होते हैं, तो द्रव के कण क्या मिलेंगे, थोड़े थोड़े मुझे दूर मिलेंगे, थोड़े थोड़े दूर मिलेंगे मुझे, ठीक है, इसके दूर। और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती किंतु इनका आयतन निश्चित होता है, जैसे जल, तेल, दूध। गैस, गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, यहाँ पर गैस में कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, दूर दूर मिलेंगे। इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं होता है, जैसे नहीं के बराबर होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सब क्या है, गैस। धुआं क्या है, गैस है। इसमें अणु क्या है, दूर दूर होते हैं। अगला देखिए प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते, देखिए पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण से बताइए। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी 3 में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या, पारदर्शी, एक है अपारदर्शी और दूसरा क्या है, पारभासी, ठीक है। परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए, कठोर वस्तुएं कैसी हैं, लोहा, लकड़ी, कांच, सब कठोर हैं, अभी मैंने देखा था कठोर हैं। अब मुलायम वस्तुएं कौन सी हैं, जैसे रबड़ की गेंद है, जैसे मेरे पास स्पंज है, जैसे मेरे पास ऊन है, ठीक है, जैसे ऊन है, ऊन के बाद क्या है मेरे पास, रुई है, ये सब क्या है, मुलायम, दाबते ही तुरंत दब जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहे से बनी वस्तुओं को, ठीक है, लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकिल, कोबाल्ट जैसी अन्य वस्तुओं को भी। तो चुंबक किसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, जो लोहे से बनी हुई चीज होगी उसे अपनी ओर आकर्षित, प्लास्टिक वाली चीज को तो वो करेगा नहीं। उसके अलावा निकिल और कोबाल्ट वाली भी कोई चीज है तो उसे भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारभासी, अपारभासी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाएं। अब देखिए, यहाँ पर चमड़े को बात करते हो, चमड़ा कैसा है, अपारदर्शी। चमड़ा देखा तुमने, चमड़ा, चमड़े के जूते होते हैं, चमड़े का बैग होता है, उस बैग को अपनी आंखों के सामने लगा लोगे तो क्या तुम्हें सामने कुछ दिखाई दे जाएगा, नहीं दिखाई देगा। तो कैसा है वो, अपारदर्शी, हम उसे देख नहीं सकते। मोटा कपड़ा, मोटे कपड़े को आप सामने लगा लोगे अपनी आंखों के सामने तो कुछ आपको दिखाई देगा भी, तो कैसा दिखाई देगा, धुंधला, अर्थात वो कैसा है,
पारभासी। पतले कांच का टुकड़ा, अरे कांच तो कैसा भी ले लो, उसमें सब कुछ आर पार दिखाई देता है, समझ में आएगी ना बच्चों तुम्हारे, तो वो कैसा है, पारदर्शी। पत्थर का टुकड़ा, पत्थर की कोई भी चीज आग के सामने रख लो, क्या तुम्हें दिखाई दे जाएगा कुछ, नहीं, तो ये चीज क्या है, अपारदर्शी। ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर का मतलब कोई ऐसा पतला सा जो पेपर होता है उसे हम कहते हैं ट्रेसिंग पेपर। एक पेपर होता ना जैसे कागज होता है, कागज बहुत पतला, ठीक, या तेल लगा कागज, ये सब चीज क्या है, पारभासी। इससे हम दिखाई देगा पट कैसा, धुंधला दिखाई देता है। एक और प्रश्न बताए, इधर देखिए यहां पर, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। किसी वस्तु की पहचान इसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग व्यवस्थित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है, वस्तुओं को उसके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग व्यवस्थित करने की क्रिया क्या कहते हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। जैसे मैंने तुम्हें पहली दूसरी स्लाइड में दिखाया था, बॉल थी, बॉल को रंग के आधार पर अलग अलग कर सकता हूँ, इंसानों को उसकी बनावट के आधार पर अलग कर सकते हैं, ठीक, लंबाई के आधार पर अलग कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से कहते हैं वर्गीकरण भी दो प्रकार का होता है। अब पदार्थों को वर्गीकरण तो कैसे करेंगे, बाह्य संरचना के आधार पर। बाह्य संरचना मतलब हम उसे ठोस, द्रव और गैस के आधार पर अलग कर सकते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं बाह्य संरचना। बाहर से देख लिया वो ठोस है, पानी को मैं दूर से देख के बता सकता हूँ वो क्या है, द्रव। धुएं को मैं दूर से तो देख के बता सकता हूँ, जिसे मैं बाहर से ही दूर से भी देख के बता सकता हूँ, उसे कहते हैं बाह्य संरचना। जब पदार्थ का मैं अब उसके टेस्ट को चेक करूंगा तो वो कैसे, आंतरिक संरचना। जब पदार्थ की आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तब इसे रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आएगा नहीं, तो हम यहाँ पर अब रासायनिक वर्गीकरण कैसे करेंगे, चीनी को मैं दूर से तो बता नहीं सकता भैया मीठी है फीकी क्या है, जब उसे टेस्ट करूंगा तभी तो बताऊंगा, जब मेरे शरीर के अंदर चला जाएगा, उसे कहते हैं आंतरिक संरचना के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पाठ का आज समापन होता है। सारे बच्चे देखिए पावर पॉइंट को मैं यहाँ पर रोक दूंगा और सारे बच्चे पावर पॉइंट से पूरे प्रश्न आंसर को उतारेंगे, ठीक है। अगली चैप्टर को मैं फिर आपको अगले दिन फिर पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय। सारे बच्चे जो हैं आपका मीडियम भी बन गया।